हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। 2 वीडियो प्रैक्टिस की आ चुकी हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो एक बार समय निकाल कर जरूर देख लीजिए। आज ये तीसरा वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में मैं 3 प्रश्न ले रही हूँ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और पेडागोजी के क्वेश्चन भी शामिल कर रही हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट में ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहला विकल्प है चार्ल्स डार्विन, दूसरा है ग्रेगोर मेंडेल, तीसरा है जॉर्ज मिस्ट्रल और चौथा विकल्प है रोनाल्ड रॉस। तो सर्वप्रथम मच्छर के पेट में ताक झांक की रोनाल्ड रॉस ने, और इन्होंने ही बताया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, क्योंकि पहले लोगों को नहीं पता था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। उनके प्रयोग द्वारा ही ये सिद्ध हुआ कि मलेरिया मच्छर से फैलता है और इस अनुसंधान के लिए 1902 में उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो चौथा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। डिटेल में मैंने आपको एनसीईआरटी वाली जब नोट्स वाली क्लास दी है उसमें मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। और विकल्प लिखे हुए हैं, उनके बारे में जान लीजिए। चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया, ग्रेगोर मेंडल ने मटर के पौधों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया और जॉर्ज मिस्ट्रल ने वेल्क्रो का आविष्कार किया। तो ये भी साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कभी बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्कर से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? पहला है मियादी बुखार, दूसरा है अतिसार, तीसरा है हैजा और चौथा है मलेरिया। तो रजत बता रहा है अपने लक्षण कि मुझे बुखार है, मैं कभी बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्कर से गुजरता हूँ। तो जो रजत है वह मलेरिया से पीड़ित है। चौथा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये भी आपको याद रखना है, और मच्छर इसका वाहक होता है, तो ये भी याद रखिएगा। और जो विकल्प लिखे हुए हैं, मियादी बुखार जो है ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। अतिसार जो है जिसे डायरिया कहते हैं, तो ये बैक्टीरिया और वायरस दोनों से हो सकती है। और हैजरा जो है ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। तो साथ में ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल बिरूनी कौन था? पहला विकल्प है वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। दूसरा है वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। तीसरा है वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। और चौथा है वह एक यात्री था जिसने भारत की लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। तो अल बिरूनी कौन था? वह उज्बेकिस्तान का एक यात्री था जिसने एक किताब लिखी है जो हमारे इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। लेकिन किताब का नाम क्या है? किताब का नाम है किताब उल हिंद और ये अरबी भाषा में लिखी गई है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को, पहला है हर रंग में देख सकते हैं, दूसरा है केवल काली और सफेद ही देखते हैं, तीसरा है केवल हरे रंग में देख सकते हैं और चौथा है केवल लाल रंग में देख सकते हैं। तो रात में जागने वाले जानवर हर चीज को केवल काली और सफेद ही देख सकते हैं। दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। दूसरा है हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तीसरा है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। और चौथा है एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो हाथियों के बारे में डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है, याद कीजिए। नोट्स जो है 20 तारीख तक टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट नोट्स है, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5। लेकिन ध्यान रखिएगा 2-3 दिन ही रहेगा ये टेलीग्राम पर। तो आप लोग जल्दी से उसको डाउनलोड करके या तो प्रिंट करवा सकते हैं या फिर आप मोबाइल में ही पढ़ सकते हैं। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन बताने हैं। तो हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं।
और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही झुंड की नेता होती है। ये बी और डी गलत है, तो इसमें आपका ए और सी सही है, दूसरा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखती हैं, जिन्हें कहते हैं। पहला है परागकोश, दूसरा है पराग, तीसरा है मूलांकुर और चौथा है वर्तिकाग्र। तो फूल पौधे की प्रजनन इकाई है या यौन प्रजनन के लिए है। फूल में आवश्यक और गैर आवश्यक भंवर होते हैं। पूरा फूल दो अलग अलग हिस्सों में बना होता है, एक तो वानस्पतिक हिस्सा होता है और दूसरा जनन भाग होता है। अब इसमें पूछा गया है कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं, तो जिन्हें पराग कहते हैं। दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अब और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी जानना जरूरी है। पराग कोश क्या होते हैं? तो ये पुरुष यौन कोशिकाओं यानी पराग कण का निर्माण करते हैं। पराग कोश पराग कण का निर्माण करते हैं, ये याद रखिए। उसके बाद लिखा है मूलांकुर, तो यह पौधे के भ्रूण का हिस्सा है जो एक जड़ में विकसित होता है। इसे भ्रूणीय जड़ के रूप में जाना जाता है। और वर्तिकाग्र क्या है? फूल के मादा भाग के शीर्ष पर स्त्री केसर, जहां पराग कण अंकुरित होते हैं। तो इन सब के बारे में भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें बेचते मिलेंगे? अहमदाबाद आप जा रहे हैं, याद कीजिए जब मैंने आपको ओमना का सफर पढ़ाया था तब मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया था कि किस स्टेशन पर कौन सी चीजें बिकती हैं। तो आप गए हैं अहमदाबाद, तो कौन सी चीजें बिक रही होगी? पहला विकल्प है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। दूसरा है छोले भटूरे तथा लस्सी। तीसरा है इडली चटनी तथा वड़ा चटनी और चौथा है पूरी साग तथा ठंडा दूध। तो यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले कौन सी चीजें बेचते मिलेंगे? ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, क्योंकि अहमदाबाद में ये चीजें ज्यादा खाई जाती हैं। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही आपको कई चीजें याद रखनी है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि केले के फूल की सब्जी कहाँ खाई जाती है, तो वो केरल में खाई जाती है। और इसके साथ ही केरल के लोग टैपियोका खाना भी पसंद करते हैं। कचनार के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। और सहजन के फूल के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। इसके अलावा लिट्टी चोखा बिहार में, दाल बाटी चूरमा राजस्थान में और नारियल के तेल में पकी समुद्री मछली गोवा में और सरसों के तेल में पकी मछली कश्मीर के लोग खाना पसंद करते हैं। ये कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी है। और जो लगातार वीडियो देख रहा है भाई, उसको कोई भी समस्या नहीं होगी, अभी भी समय है। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, कुल 20 वीडियो है नोट्स वाली, तो यदि आप देख लेते हैं तो आपका ईवीएस में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि? पहला है उड़ सकते हैं, दूसरा है पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, तीसरा है पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं और चौथा है उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। आपने देखा होगा अधिकतर जो पक्षी हैं उनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं, सामने की तरफ नहीं होती, सामने की तरफ होती है उल्लू की। और जो अधिकांशता पक्षी हैं इनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए ये वस्तुओं को देखने के लिए अपनी गर्दन अधिक हिलाते हैं। हमारी और आपकी आंखों की पुतली घूम सकती है, आप गर्दन नहीं हिलाएंगे तब भी आप आंखों को घुमाकर देख सकते हैं, क्योंकि हमारी पुतली घूम सकती है, लेकिन पक्षियों की आंखों की पुतली नहीं घूम सकती। इसके साथ ही ये एक ही समय में दो अलग अलग वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन जब ये सीधे सामने की तरफ देख रहे होते हैं तब ये सिर्फ एक वस्तु को देख रहे होते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें भी साथ में आपको याद रखनी है। दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? पहला है चावल, चीनी, आंवला, दूसरा है हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, तीसरा है गुड़, नींबू, मटर और चौथा है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। तो यदि किसी के खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर उसे आयरन वाली चीजें खाने की सलाह देते हैं। अब आयरन किसमें होता है? आंवला में भरपूर मात्रा में आयरन होता है। इतना आयरन होता है कि यदि आंवले को आप चाकू से काट देते हैं, लोहे के चाकू से, तो आपके हाथ काले हो जाएंगे।
उसके रस से इतना आयरन होता है। मैंने एक बार ये एक्सपीरियंस किया है। आंवला जब मैंने काट लिए तो मेरे हाथ काले हो गए, इतना आयरन होता है आंवले में। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियों में भी आयरन होता है और गुड़ में भी आयरन होता है। तो चौथा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पहला है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास। दूसरा है विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। तीसरा है कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। और चौथा है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता। तो एनसीएफ 2005 क्या कहता है? कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। इसीलिए कक्षा के भ्रमण की योजना बनाई जाती है, क्षेत्र भ्रमण की। तो तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा जल्दी से, और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? पहला है उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। दूसरा है उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। तीसरा है उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल करना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। और चौथा है उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। तो कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? तो उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों के ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, ये अनुरूप नहीं है। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ईवीएस एक ऐसा विषय है जो प्राकृतिक वातावरण के बारे में बच्चों की जिज्ञासा को पोषित करने से संबंधित है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस एक एकीकृत विषय के रूप में कल्पना की जाती है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एक एकीकृत विषय के रूप में कल्पना की जाती है। यह एकल विषय दृष्टिकोण से परे है। तो ये आपको याद रखना है, पहला विकल्प उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, पेडागोजी के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ध्यान से करने हैं। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। पहला है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। दूसरा है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। तीसरा है तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। और चौथा है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। तो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता में स्थान दिया गया है। पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान क्यों दिया गया है? क्योंकि चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। दूसरा विकल्प हो जाएगा उत्तर। यह बच्चों की कल्पनाशील गतिविधियों और प्रश्नों को आगे बढ़ाने में मदद करता है, इसीलिए तो इसे उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया। यह बच्चों को उनके अधिगम और सोच को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह रटने को हतोत्साहित करता है, यानी रटने पर बल नहीं देता, और पाठ्यक्रम बोझ की समस्या का समाधान करेगा। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहला है विषय में रुचि का विकास करना। दूसरा है नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना। तीसरा है विद्यार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। और चौथा है विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। तो जो उद्देश्य नहीं है, नहीं का विशेष रूप से आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। तो नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, ये उद्देश्य नहीं है। दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी उपर्युक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती? पहला है यह भय और पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। दूसरा है यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। तीसरा है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। और चौथा है यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो पूछा गया है कि पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपर्युक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती? तो यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर।
ये जो प्रश्न है पेडागोजी के प्रश्न जो है, ये प्रश्न क्या, पेडागोजी के प्रश्न जो है बहुत ध्यान से आपको पढ़ने हैं और विकल्प भी बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। अब प्रश्न में क्या पूछा गया कि पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। तो कौन सी इस आवश्यकता को पूरा नहीं करती है? तो यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, ये इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती। चौथा विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? पहला है विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। दूसरा है विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्याम पट पर बनाना। तीसरा है जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। और चौथा है शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। तो जो सर्वाधिक उपयुक्त है, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित एक फिल्म प्रदर्शित करना। दृश्य श्रव्य माध्यम का प्रयोग आप करेंगे जो ज्यादा प्रभावी होगा। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे? यह सुझाव दिया गया कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि पहला है, इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। दूसरा है, यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। तीसरा है, यह जानने में शिक्षकों की सहायता करता है कि बच्चे सीख रहे हैं। और चौथा है, यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। तो यह जानने में मदद करता है शिक्षकों की कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तीसरा विकल्प हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोगशीलता, खोजबीन, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का मिश्रण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। पहला है, श्याम पट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। दूसरा है, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है। शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से जानकारी एकत्र करें। और चौथा है, प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। तो थोड़ी सी एक लाइन जो है टाइपिंग में रह गई है। नीचे ये जो 4 गतिविधियां दी गई हैं, कौन सी सक्रिय अधिगम की स्थिति को संतुष्ट करती है, ये और लिखा होना चाहिए। ये जो गतिविधियां दी गई हैं, ये कौन सी गतिविधियां जो है, कौन सी एक गतिविधि जो है सक्रिय अधिगम की स्थिति को संतुष्ट करती है? तो शिक्षार्थियों से कहना कि सभी संभावित स्रोतों से जानकारी एकत्र करें। देखिए, करके सीखने पर बल दिया गया है, ये आप हमेशा याद रखिए। रटवाना नहीं है, याद नहीं करवाना है, दंड नहीं देना है, करके सिखाना है। तो तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि भविष्य में आप भी एक शिक्षक बनेंगे। तो आपको इसीलिए ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं कि आप एक अच्छे शिक्षक बन पाएं। आपको बच्चे को दंड नहीं देना है, आपको मारना नहीं है, आपको किसी भी प्रकार का दंड नहीं देना है। बच्चे को समझने का प्रयास कीजिए और बच्चा किस तरीके से सीखना चाहता है, उसे उसी तरीके से सिखाने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, कक्षा 4 के छात्रों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतकार निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। उपर्युक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक यानी प्रासंगिक नहीं है? अब नीचे दी गई हैं गतिविधियां। शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। दूसरा है विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या। तीसरा है संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग। और चौथा है प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना। तो हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाना है तो शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर क्यों ले जाना है? जब हवा सब जगह है तो हम उसको जहां पर भी है वहां पर भी समझा सकते हैं। तो क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने की जरूरत नहीं है। तो पहला इसमें प्रासंगिक नहीं है।
तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य है, पहला है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, दूसरा है परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, तीसरा है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना, और चौथा है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, यानी बच्चे जब करके खुद सीखेंगे तो वो उनका जो अनुभव होगा और ज्ञान होगा वो स्थायी होगा। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। पहला है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, दूसरा है समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, तीसरा है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, और चौथा है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। तो पूछा गया है कि मुख्य दत्तकार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, तो अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। चौथा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पहला है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, दूसरा है नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना, तीसरा है शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम उपलब्ध कराना, और चौथा है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो छात्रों को सक्रिय अधिगम उपलब्ध कराना। जो जानवर बच्चे किताबों में छपे देखते हैं वो स्वयं अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, तो सक्रिय अधिगम उपलब्ध हो रहा है। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहला है इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए, दूसरा है इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए, तीसरा है इसे बच्चों की संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए, और चौथा है इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। तो जो उद्देश्य नहीं है, तो मुख्य परिभाषा याद करने वाला इस तरीके का विकल्प दिखे और प्रश्न में नेगेटिविटी हो, यानी उद्देश्य नहीं पूछा गया है, तो चौथा विकल्प उत्तर हो जाएगा, क्योंकि रटने पर कभी भी बल नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? पहला है संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, दूसरा है शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, तीसरा है शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना, और चौथा है शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। तो कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे मुद्दों पर बल देना है, तो शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता, जिसे शामिल नहीं करता वह बताना है। पहला है शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, दूसरा है शिक्षण में कमियों की पहचान, तीसरा है शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने, और चौथा है शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। तो शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करता है, चौथा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। खानों का उत्खनन यानी खुदाई, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं? तो पहले हमें क्रियाकलाप दे दिए गए और फिर हमसे कहा गया है कि वो क्रियाकलाप बताइए जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं। तो खानों का उत्खनन यानी खुदाई की जा रही है, तो इससे जंगल नष्ट हो रहे हैं, पहला तो शामिल होगा। बांधों का निर्माण किया जाता है, तब भी जंगल नष्ट किए जाते हैं। बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, तो पत्तियां और जड़ी बूटी इकट्ठी करना ये जंगल के गायब होने के लिए जिम्मेदार नहीं है। बांस से टोकरी बुनना ये भी जिम्मेदार नहीं है। गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना ये भी जिम्मेदार नहीं है। सिर्फ दो इसमें जिम्मेदार हैं, खानों का उत्खनन और बांधों का निर्माण। तो ए और बी दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। कांसा लोहे और चांदी की भांति लोहे, चांदी और स्वर्ण की भांति एक तत्व है। दूसरा है, कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। तीसरा है, कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। और चौथा है, कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो कांसा एक तत्व नहीं है, ये मिश्र धातु है और ये तांबे और टिन को पिघलाकर बनाई जाती है। तो इसमें आपका पहला तो गलत हो गया क्योंकि ये तत्व नहीं है। दूसरा इसमें सही है। ये अत्यंत मजबूत होता है, इससे तोप और मूर्ति बनाई जाती है और इसी से बनी हुई तोप गोलकोंडा के किले में भी रखी है। मैंने आपको बताया भी था। तो सी भी सही हो गया। कांसे के जो बर्तन होते हैं एल्युमिनियम की तुलना में हल्के और मजबूत होते हैं। तो हल्के नहीं होते, ये वजनीले होते हैं, वजनदार होते हैं। तो इसमें सिर्फ बी और सी सही है, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांसे से संबंधित प्रश्न देखिए, एसएसटी में भी पूछा जाता है, ईवीएस में भी पूछा जाता है और साइंस में भी पूछ लिया जाता है। अब आपका ईवीएस में तो पूछा ही जाता है और ईवीएस जो है कंपलसरी है आपका। पेपर फर्स्ट में ये जो पांचों विषय हैं सभी को करने होते हैं, लेकिन पेपर सेकंड में ऐसा नहीं होता। पेपर सेकंड में एसएसटी वाले अपना एसएसटी वाला भाग करते हैं, साइंस और मैथ वाले अपना साइंस वाला पार्ट करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन कॉमन है, ये बता रही हूँ मैं, घबराइएगा मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधीधाम यानी गुजरात के रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर हैदराबाद जाना चाहता है। उसके सफर की यात्रा की दिशाएं होंगी। पहला है, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। दूसरा है, पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। तीसरा है, पहले दक्षिण दिशा और फिर पश्चिम दिशा में। और चौथा है, पहले दक्षिण दिशा और फिर पूर्व दिशा में। तो गुजरात का रहने वाला है व्यक्ति, तो गुजरात जो है बिल्कुल पश्चिम में है। इस तरीके से पूरब होता है, इधर मैप में आप देखेंगे ये पश्चिम। तो गुजरात जो है बिल्कुल पश्चिम में है, पश्चिमी राज्य है गुजरात। पूर्वी राज्य पूछ लिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश है। तो गुजरात का रहने वाला है व्यक्ति पहले आता है भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश, जो बिल्कुल मध्य में है। तो पश्चिम दिशा से वह किस दिशा में जा रहा है? पूर्व में, ऐसे। और उसके बाद फिर कहाँ गया है? फिर गया है हैदराबाद, यानी कि नीचे की तरफ गया है फिर, इस तरीके से। तो पहले वह पूर्व दिशा में जाएगा, फिर दक्षिण दिशा में जाएगा। आप लोग ऐसा कीजिएगा, एक छोटा सा ही मैप लगा लीजिए अपने घर में, कहीं पर भी जहां पर आप स्टडी करते हैं, अपनी टेबल के पास एक मैप लगा लीजिए इंडिया का, वर्ल्ड का भी लगा लीजिए, लेकिन ईवीएस में इंडिया से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको दिशाएं याद हो जाएंगी। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी शहर के मानचित्र पर लिखा था, स्केल दी गई थी 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है? तो हमें 15 सेंटीमीटर दूरी दे दी गई है और हमसे क्या कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 110 मीटर। तो हम 110 में 15 से कर देंगे गुणा। हमें इतना मिला। अब जो हमारा उत्तर मैच कर रहा है वह किलोमीटर में है, यानी कि 1000 से इसमें भाग दे देंगे तो ये 1.65 किलोमीटर बन जाएगा। चौथा विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट एक भाग है। पहला विकल्प है भारत का, दूसरा तिब्बत का, तीसरा नेपाल का और चौथा म्यांमार का। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और नेपाल में से सागर माथा, तिब्बत में से चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे यदि पूछ लिया जाए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो अवतार सिंह चीमा थे। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल है प्रथम भारतीय महिला। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न आज का, नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना,
पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे-पीछे चले। तीसरा है जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना। चौथा है साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने-पीने का इंतज़ाम करना। और पाँचवाँ है रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूँढना। कहा गया है माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त में से चयन कीजिए। यानी ग्रुप लीडर की हमें जिम्मेदारियां बतानी है। तो अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना जो ग्रुप लीडर होता है। पूरा ग्रुप आगे चलेगा और जो ग्रुप लीडर है माउंटेनियरिंग में, जो ग्रुप लीडर है वो पीछे चलेगा। और इसमें लिखा है कि पूरे ग्रुप के आगे चलना और ग्रुप पीछे चले, तो ये गलत हो गया। जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, तो भाई रुकने के लिए नहीं कहना है, उसे मदद करनी है चलने में। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और रुकने के लिए और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। यानी ए डी ई इसमें सही है। चौथा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तो 30 में प्रश्न लिए हैं, 30 में से आपने कितने प्रश्न सही कर पाए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।